दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है। हर तरफ जय सिया राम का नारा गूंज रहा है क्योंकि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन आज के दंगल का विषय राजनीति का वो कोर मुद्दा है जिसमें आज बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार प्रयासरत थी कि इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में उसके लिए स्थिति आसान हो जाएगी, लेकिन मायावती ने आज कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन मायावती ने चुनाव के बाद गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, यानी कि मुफ्त में वो कुछ भी नहीं करना चाहती और चुनाव के बाद की स्थिति के मद्देनजर बीएसपी आगे भविष्य का फैसला करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से भी कह दिया गया है कि बहुत अच्छा किया काम मायावती जी ने जो गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया, क्योंकि जब जब वो गठबंधन में शामिल होती हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है। ऐसा ही 2019 में हुआ जब लोकसभा में सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली गठबंधन के बावजूद, जबकि मायावती की पार्टी को 2014 में 0 सीटों के मुकाबले सीधे 10 सीटों की बढ़ोतरी होती है और वो 10 सीटों पर विजय हासिल कर लेती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही है इंडिया गठबंधन पर कि इंडिया गठबंधन को न माया मिली न राम। आज का दंगल तमाम सवालों को लेकर हम पूछेंगे। आज के दंगल में हमारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर इतनी ज्यादा खुश हो रही है, क्या वास्तव में मायावती के गठबंधन में शामिल नहीं होने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्या मायावती के इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और 2019 जैसी स्थिति भी उसके पास नहीं रहेगी? या फिर अखिलेश यादव की ओर से जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं 2024 की पॉलिटिक्स में बीजेपी को हराने की, उसमें उनको मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कामयाबी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। मायावती क्या ये बात कहकर 2024 के लिए अपने दरवाजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खुले रखना चाहती हैं कि चुनाव के बाद वो फैसला लेंगी कि उनको किस गठबंधन का हिस्सा बनना है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के सत्ता संघर्ष की 3 तस्वीरें साफ हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में 28 दलों का इंडिया गठबंधन है और तीसरी तरफ अब मायावती और बीएसपी है जो ना इनके साथ है और ना उनके साथ। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती का ऐलान कांग्रेस की प्रादेशिक राजनीति के लिए नामाकूल है तो समाजवादी पार्टी की सियासत के लिए फायदेमंद, क्योंकि कांग्रेस मायावती से गठबंधन चाहती थी। अखिलेश यादव विरोध में थे। हालांकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जो तर्क दिए उसमें अपनी पार्टी के चुनावी इतिहास का जिक्र किया कि बीएसपी ने 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था और सिर्फ 67 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिल गई थी। इसी तरह 1996 में विधानसभा चुनाव बीएसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा और 66 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। जबकि 2002 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर बीएसपी को करीब 100 सीटें मिली और 2007 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उनकी लोकसभा में 0 सीटें थी, 0 थी। हमसे गठबंधन हुआ, वो 10 पे गए और हमसे विधानसभा में अलग लड़े, वो 1 विधानसभा पे आ गए। मायावती के दावे के उलट आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 में बीएसपी अकेले यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बीएसपी को 10 सीटें हासिल हो गई थी। फिर 2022 में बीएसपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ती है तो बीएसपी का केवल 1 विधायक ही जीत पाता है। हालांकि मायावती कहती हैं कि उनका जनाधार बरकरार है। इसी उम्मीद में शायद मायावती ने अपने जन्मदिन पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए विकल्प खुला रखने से लेकर ईवीएम के विरोध तक पर साथ निभाकर तोहफा भी दिया है। अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में
काफी कुछ नुकसान हो रहा है। केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। हम लोग बहन जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, यही बाबा विश्वनाथ से, यही सियाराम से मेरी प्रार्थना है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 में सभी विपक्षी दलों का सूर्यास्त होने वाला है। देखो, अली बाबा 40 चोर की कहानी हमने सुनी थी, जब 40 आपस में लड़कर मर गए, तो ये चोर डकैत बेईमानी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। वैसे मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से यूपी में समाजवादी पार्टी को चाहे जो फायदा हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूती को फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती के पास करीब 19% वोट बैंक मौजूद था। आज तक ब्यूरो। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां कई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम, अवधि के राम और विकास के काम को लेकर चुनावी मैदान में जाने वाली है। लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है, या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने के बाद उसके सामने लोकसभा की 80 सीटों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मलूक नागर साहब, बीएसपी के सांसद हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन पूनावाला जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी बड़ा खुश हो रही है कि बीएसपी अलग रहेगी तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्थिति हर बार एक जैसी ही रहे जैसा कि 2019 में हुई। समाजवादी पार्टी पूरा दम दिखा रही है कि वो आगामी चुनावों में बीजेपी को इस बार कड़ी और बड़ी मात देने जा रही है। शहजाद पूनावाला जी। देखिए चित्रा जी, आज से मात्र 7 दिन बाकी है राम आगमन के लिए, श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और जिस प्रकार से करोड़ों राम भक्त, सभी भारतवासी राम आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी एक पर्व की तरह मानती है। और लोकतंत्र में निश्चित ही जनता जनार्दन और भगवान का स्वरूप होता है, तो हम भी इस भगवान के और इस चुनाव के आगमन के लिए अपनी तैयारियों को लेकर चल रहे हैं। पिछली बार 224 सीटों पर 50% वोट मिला था। इस बार हमारे काम की वजह से, जो 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आपने देखे, हमारे नाम मतलब मोदी की गारंटी की वजह से, जिससे वजह से आज गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से दुगने रफ्तार से अटल सेतु से लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे, चंद्रयान 3 की उपलब्धि हो या G20 हो, इसकी वजह से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ हम इसको 350 सीटों पर 50% वोट शेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये राम, नाम और काम, हम तीनों के साथ चल रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ देखिए, आज आपकी उपस्थिति त्रिवेणी संगम के स्थली पर प्रयाग में है। देखिए, इनका तो संगम सारे प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा, इनका तो संघर्ष ही जारी है। और संघर्ष इस प्रकार का कि एक में ऐसे, अन्यथा मत लेना, सयाना कौवा गलीज खाए, इस प्रकार की स्थिति में है तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी। क्यों कह रहा हूं? देखिए कि ये वैसे तो गठबंधन समाजवादियों से किया हुआ है, इंडिया अलायंस, और अखिलेश वखिलेश से लेकर कितनी गालियां दी उन्होंने अखिलेश जी को। हाँ। और पीछे के दरवाजे से डोरे डाल रहे थे किसी और पर। हाँ। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से डोरे डाले जा रहे थे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है, अयोध्या में आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच जबरदस्त हंगामे की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह है, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के वक्त हंगामा हुआ है। कांग्रेस समर्थकों और भक्तों के बीच बहस हो गई है। राम मंदिर दर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस का झंडा लहराने को लेकर यह बहस दरअसल हुई है। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश के वक्त झंडा फाड़ दिया, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपको बताते चले, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को उसका न्योता मिला था, लेकिन उनकी ओर से इस न्योते को ठुकराते हुए ये कहा गया कि आगे आने वाले वक्त में हम जाएंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। लेकिन कुछ ऐसे नेता जरूर रहे जिन्होंने आज ही सीधे अयोध्या का रुख कर लिया मकर संक्रांति के मौके पर, लेकिन राम मंदिर
के दर्शन के वक्त हंगामे की एक खबर निकलकर सामने आई है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए तहसीन पूनावाला जी, ये जो खबर सामने आई है, झंडा लेकर जाने की क्या जरूरत थी मंदिर में? अब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिसके बाद भक्तों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो शहजाद जी की ओर से उठाया गया। शहजाद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उनकी ओर से बार बार बीजेपी ये तंज कस रही है कि ना माया मिली न राम, ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। चित्रा जी, अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मकर संक्रांति और सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुल गया आणि गोड गोड बोला, तो आज के दिन में भाजपा से दरख्वास्त करूंगा, शुभ दिन है, गोड गोड बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। काहे हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हो? हर चीज में पॉलिटिक्स करना जरूरी नहीं होता है। दो चीज शहजाद ने की। एक तो उसने कहा संघर्ष इन विपक्ष का चल रहा है। संघर्ष तो पांडवों ने भी किया, संघर्ष तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी किया। संघर्ष करना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सिर्फ जो अहंकारी होते हैं, मैं सिर्फ अन्यथा मत लेना, जैसे रावण अहंकारी था, जैसे दुर्योधन अहंकारी था, अहंकारी संघर्ष नहीं करते। संघर्ष करना तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों संघर्ष से इतनी नफरत है। लेकिन जो मेन बात है, बिल्कुल सही, पॉलिटिकली अगर मायावती जी इस अलायंस को ज्वाइन करती तो ऑफकोर्स फायदा होता। लेकिन जहां तक मेरी रीडिंग है सिचुएशन की उत्तर प्रदेश में, नो डाउट भाजपा पोल पोजीशन में, कई ऐसी सीट है जहां पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिला है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री हो सकती है, मेरा ये मानना है कि बसपा का कोर वोट जो है वो खिसक सकता है, जो 20% का एक कोर वोट है, और वो फिर कहां जाता है, भाजपा की ओर या कांग्रेस की ओर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब कांग्रेस को इस चीज पर फोकस करना है, किस तरह से जो बसपा का कोर वोट है वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। भाजपा अपनी तरफ से प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है कि हर एक चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि इस आपदा में खुद के लिए अवसर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां तलाश सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन मलूक नागर साहब, आपके पास आते हुए, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। मतलब पिछले अगर 2 चुनाव हम देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी मर्ज कर गई है, शानदार प्रदर्शन उसके बाद बीजेपी, अब बीएसपी का ग्राफ बीजेपी के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने बिल्कुल गिरता हुआ चला गया है। इस बार भी आपके सामने सुनहरा मौका था, क्योंकि 14 में आप लोगों को 0 सीटें मिली थी। वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है 14 और 19 में, लेकिन 14 में जहां आपको 0 सीटें मिली थी, 2019 में आपको सपा के समर्थन से 10 सीटें मिल जाती हैं। तो एकला चलो की रणनीति बीएसपी प्रमुख की ओर से क्यों अपनाई गई? ये चित्रा जी, बात ये है कि तहसीन भाई बड़े अच्छे हमारे जानने वाले हैं, शहजाद भाई के भाई भी हैं। देखिए, ये अभी भी पता है क्या कह रहे हैं कि इसका ना फायदा हमें होगा, हमारी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अभी भी जो है, इनको ये है कि वो हमारे पास आ जाए। ये इनकी गलती नहीं है। 2004 से 2014 तक हमने सपोर्ट करा, बगैर शर्त के समर्थन दिया, और इन्होंने उस समय शोषण करा, आय से अधिक संपत्ति के केस लगाए, माननीय मुलायम सिंह जी पे भी, माननीय मायावती जी पे भी। और वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके सब साफ हो गए, छूट गए। राजस्थान में 5 साल सपोर्ट करा, मध्य प्रदेश में 5 साल सपोर्ट करा, उत्तराखंड में 5 साल सपोर्ट करा, छत्तीसगढ़ में सपोर्ट करा, और इनको और ये डाके डाल के ले गए। तो आज भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात कहते हुए कि वो वोट हमारी तरफ आ जाएगा। क्यों भाई? तुम हमेशा पैदा इसलिए हुए हो कि तुम्हें ही सपोर्ट करते रहे, तुम्हें ही सपोर्ट करते रहे, तुम्हें ही देते रहे, तुम्हें इज्जत देते रहे, तुम्हें ही मान देते रहे, तुम्हें ही सम्मान देते रहे, तुम्हें ही मंत्री बनाते रहे, तुम्हारा ही सरकार बनाते रहे। और तुम्हें आज जब देने का टाइम आया है, अभी हुआ क्या है कि हमने 25 दिन पहले ये कहा कि कांग्रेस माफी मांगे, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने, तो आज जन्मदिन मनने पे ऐसी एक शुरुआत होती कि देश में एक लहर होती कि बीजेपी को देश में अब हराया जा सकता है। लेकिन आज हुआ क्या? परसों क्या हुआ कि 545 सीट पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है। 545 सीट कांग्रेस पार्टी ऐसा। चित्रा जी, खत्म कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो आप ही लोगों का वो जो नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। नहीं, आप मेरा सवाल सुन ले नागर साहब, आज तो आपसे ही सारे सवाल होंगे। आप ही लोगों की थी ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी संख्या भारी। अगर मौजूदा वक्त में आपके पास सिर्फ 10 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 52 सीटें हैं, वो क्यों मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी? आप ये बताइए। 52 सीटों वाली पार्टी 10 सीटों वाली पार्टी के मुखिया को क्यों बनाएगी कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार रहेंगी हमारी? चित्रा जी सुनो, जी
चित्रा जी सुनो, ये मानसिकता की बात है कांग्रेस की, और आप लोगों की सबकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। एक एमएलए रह गया था हमारे, तो उसके बाद में चुनाव में 2 हुए, हमारा 13.5% वोट इंटैक्ट है। हमारे बगैर बना लो ना राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री, हमारे बगैर कांग्रेस सरकार बना लो ना अपनी। आज अगर ये राजस्थान में मिल जाते, मध्य प्रदेश में मिल जाते, मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश ना कहते तो 8% यादव भाग गए, वो नहीं भागते। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते तो जो 9% वहां गुजर है वो ना भागते। आज एक तरफ खड़े होते, लीडरशिप कांग्रेस की कंफ्यूज है, ये इज्जत देना नहीं जानते, दूसरों को बांटना नहीं जानते, ये केवल बदनाम करना जानते हैं। अब बदनाम ये कर दी, कुमारी बहन मायावती संन्यास ले रही है। अरे यार शर्म करो थोड़ी बहुत, कोई बिल्कुल लिमिट पार मत करो। तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तुम्हें मान दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सरकार बनवाते हैं, और तुम फिर भी बदनाम करते हो। हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। यूपी में 13.5% वोट। चित्रा जी हमारी 10 को मत देखो, हमारे 1 को मत देखो, हमारे बगैर कर लो ना ये यूपी में। हमेशा हम ही क्यों फिक्र करें? अरे इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं 73 से 75 सीट आएंगी अगर बीएसपी नहीं मिली, और पूरे देश से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। आप बिल्कुल एकदम धमकी वाले अंदाज में कह रहे हैं कि बना के देख लो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिना बीएसपी के प्रमुख के सपोर्ट के। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन मायावती जी की ओर से अखिलेश यादव को किस तरह से संबोधित किया गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। सुनील जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रही हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदला है। गठबंधन में शामिल होने के लिए एक तरह से सबसे ज्यादा विरोध अखिलेश यादव के मुख से ही सुनाई दे रहा था, तो क्या उसी का असर है ये? देखिए चित्रा जी, आज आदरणीय मायावती जी का जन्मदिन है। हम सब लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे और भगवान उनको भाजपा से लड़ने की ताकत दे, भाजपा से डरे नहीं। वो रंग बदलने की बात करती रहेंगी। हम समाजवादियों ने ये तय किया है कि हम बीजेपी को बदलेंगे और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया कि जब हम 19 में आदरणीय मायावती जी के साथ गए तो वो 0 से 10 आ गए, लेकिन हम 5 रह गए, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ है। हम इंडिया गठबंधन के साथ ताकत के साथ एक सीट पर भाजपा को हराने के लिए हम तैयारी में भी हैं और हराएंगे भी। हालांकि हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद देंगे मायावती जी को कि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद, अब देखते हैं चुनाव के बाद वो संविधान को खत्म करने वालों की तरफ खड़ी होती है या इंडिया की तरफ खड़ी होती, क्योंकि बीजेपी है जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रही। अभी भी लखनऊ में देखिए सब शिक्षक धरने पर बैठे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कहे भगवान राम कैसे आपके साथ हो सकते हैं जब आप भगवान राम के रास्ते पर नहीं है? आप किस बात की गारंटी की बात कर रहे थे? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश की संसद सुरक्षित नहीं, बेरोजगार के लिए आपने काम नहीं किया, किसान बर्बाद हो गया, महंगाई आसमान छू रही है। भगवान राम क्यों झूठ बोलने के लिए आपका साथ देंगे, अधर्म करने के लिए आपका साथ देंगे, बलात्कारियों को जेल से रिहा करने के लिए आपका साथ देंगे? भगवान राम तो अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान राम का आशीर्वाद और भगवान राम के मानने वालों का आशीर्वाद, इस देश की जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ है और पीडीए ही उत्तर प्रदेश में हरा देगा। ठीक है शहजाद। हाँ चित्रा जी, मुझे कुछ पीडीए ही उत्तर प्रदेश में हरा देगा। शहजाद पुनावाला जी, हाँ, अब मैं तहसीन जी में आ रही हूँ। एक बार शहजाद जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बीजेपी को हराने का पूरा दम भर रहे हैं सुनील जी। एक बार बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, हालांकि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर कितना सुखद अनुभूति मुझे हो रहा है कि जिन लोगों का राजनीतिक नारा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और आज वो ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है कि सुनील साजन जी जो गोलियां चलाने का अभिमान महसूस करते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमारे हैं भगवान श्री राम। तो अच्छी बात है, जब न्योता आया था तो चले भी जाते,
कल तक तो डिम्पल भाभी कह रही थी कि न्योता आएगा तो हम जाएंगे। जब न्योता आया तो कहने लगे कि न्योता किसने भेज दिया, हम ऐसे न्योते पर जाएंगे क्या, कुरियर से न्योता आया, इस प्रकार से न्योता आया। तो मुझे लगता है कि चलिए कम से कम रोम रोम करते करते राम राम करने लगे, तो इसी में मुझे खुशी महसूस होती है। परंतु सुनील जी, कम से कम ये तो बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य राम जी का काम कर रहे हैं क्या, या आपके जो गठबंधन के साथी जब राम मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताते हैं, चंद्रशेखर जी जिस प्रकार की बातें रामचरितमानस पर करते हैं, ये प्रकार की बातें करते हैं, तो ये राम जी के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े छोड़ देते हैं। अब तहसीन की बातों पर आते हैं। तहसीन जी, मुझे संघर्ष से क्या आपत्ति होगी भला, मेरी तो कहानी ही संघर्ष वाली है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि जब संघर्ष हो रहा है तो आगे आप संगम का पर्दा लगाए क्यों बैठे हैं? बंगाल में संघर्ष है या संगम है, बताइए, अधीर जी का और ममता जी का। पंजाब में खेड़ा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का संघर्ष है या संगम है? महाराष्ट्र में संजय, जो दोनों संजय संवाद चल रहा है, महाभारत का संजय संवाद अलग और ये संजय संवाद अलग, तो संघर्ष है या संगम है, बताइए जरा। कर्नाटका में तो आपकी पार्टी के भीतर संघर्ष है, और महाराष्ट्र में ऐसा संघर्ष है कि मिलिंद निकल गए, राजस्थान में ऐसा संघर्ष है कि सचिन किसी भी वक्त निकल सकते हैं, हिमाचल में ऐसा संघर्ष है कि विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा बाबा राम जी के दरबार में और बाकी लोग जाए देखे अपना काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि कम से कम जब संघर्ष इतना भारी है तो कम से कम उसको संगम की दृष्टि से ना दिखाया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, इनके पास ना माया है, ना राम, ना लोगो, ना लोगों के लिए क्या करना, ना झंडा, ना एजेंडा, ना मिशन, ना विशन, केवल अपना एम्बिशन। इसीलिए ये टेंशन। चित्रा जी, चित्रा जी मैं जवाब दे दूं? ना मिशन ना एम्बिशन, केवल अपना टेंशन। बताइए तहसीन जी। हाँ, तहसीन पूनावाला जी। मिशन भी है, विजन भी है, सिर्फ इतना अंतर है कि हम 24 घंटा प्रोपेगेंडा नहीं करते ऑन टेलीविजन। अब आपको बताता हूँ चित्रा जी, पहले माननीय सांसद जी की बात का मैं उत्तर दे दूं। चित्रा जी, क्या इंडिया अलायंस ने कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है? और जो इस वक्त चेयरपर्सन है खड़गे जी, वो भी तो उसी समाज से आते जहां से रिस्पेक्टेड मायावती जी आती, आदरणीय मायावती जी आती है। तो इसने तो इंडिया अलायंस ने डिक्लेयर नहीं किया है। संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है, जिसमें बसपा भी बनी थी, वो क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तब चुनेंगे। तो इसमें अगर मायावती जी को सबने चुना तो जरूर बनेगी प्रधानमंत्री। इसमें आप पहले से क्यों कह रहे कि किसी ने रोका? आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए सांसद जी, किसी ने कहा कि मायावती जी योग्य ने प्रधानमंत्री बनने के लिए? उल्टा, लास्ट टाइम जब कोalition हुआ राहुल जी ने उनकी तारीफ भी की थी। तो ये तो आपकी बात गलत है। अब आते हैं शहजाद की बात, क्योंकि टेलीविजन के जो मास्टर है। अब भगवान राम के घर कौन कब जाएगा? भगवान राम तो कनकन और शनशन में बसते हैं भगवान राम। ये तय करने वाले भाजपा कौन है? और अगर नहीं गए तो पोस्टर निकालते हैं, पोस्टर भी इस तरह के निकालते हैं आपत्तिजनक, जिसमें भगवान राम को छोटा माननीय प्रधानमंत्री को बढ़ाया दिखाया गया, विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो सियासत कर रहे भगवान राम के नाम पे, कि इनसे किसी को लेक्चर नहीं चाहिए। भगवान राम किस चीज के लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम राज्य, राम राज्य के लिए जाना चाहते थे, जानी जाती थी। और राम राज्य का एजेंडा लेकर देश की जनता, देश की आवाम के पास जाएंगे और वो लोग राम राज्य को चुनेंगे जो महात्मा गांधी, राजीव गांधी की कल्पना थी। इनका जो फेक है एक व्यक्ति का राज्य, वो नहीं चुनी। ठीक है, हाँ ठीक है। नागर साहब, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं ये भी सवाल पूछूंगी तहसीन जी आपसे। 6.5% वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, तकरीबन 18.5% है समाजवादी पार्टी का। अगर दोनों पार्टियां मिल भी जाती हैं तो भी आप लोग कुछ बीजेपी का बिगाड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन उसके पहले, हाँ नागर जी, बिल्कुल नागर जी, आप ही को बोलना है। नागर जी, मेरा ये सवाल है आपसे, एक वक्त पर 27% वोट शेयर हासिल करने वाली बीएसपी इस समय 12.5% विधानसभा में लेकर आती है, उससे आप लोग खुश हैं? अगर आप और फिर आप लोग कहते हैं मायावती जी को पीएम क्यों नहीं घोषित किया? अगर आप ही को पूरा अच्छा देखिए, 3 चीजें हैं जो खड़गे साहब की बात करी। जिस दिन वो अध्यक्ष बने उसी दिन सारे टेलीविजन गवाह हैं, सनातन के खिलाफ बोले। जो आज मंदिर का मसला पूरे देश में हो रहा है, उनको शायद सनातन धर्म की पता ही नहीं है। जितने भी हिंदू हैं वो सभी अपने बातों को जो अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं, सभी सनातनी हैं और अपने अपने धर्मों में अपने अपने लोगों को रीति रिवाज से अपने धर्मों का सम्मान करते हैं। तो वो पहले दिन तो सनातन के खिलाफ बोले, फिर 543 को 545 वो लोकसभा सीट बोल रहे हैं, और 500 क्लरिकल मिस्टेक मान भी लिया जाए, संविधान की 2 सीटों का एंग्लो इंडियन का मान लो जानकारी नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक मान भी लिया जाए तो 543 पे वो बात कर रहे हैं। तो वो फिर किसको थ्रेट दे रहे हैं? और कल उनको चेयरपर्सन बना दिया।
तो क्या केवल सारा का सारी चीजें ऐसी घटनाएं जो 3 कही हैं, अपने तहसीन साहब इनका जवाब दें, क्या उन्हीं को चेयरपर्सन की बनाने की बात थी? तो क्या तुम समाजवादी पार्टी को या हमें जान के दूर भगाना चाहते हो सारे गठबंधन के लोगों को, या वास्तव में फैसला करना चाहते हो, या वास्तव में सम्मान देना चाहते हो? आप बताओ जरा इस बात को। तहसीन भाई, मैं जवाब दे दूं? बोलिए चित्रा जी। जी चित्रा जी, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा माननीय सांसद का। क्या एक भी इंडिया अलायंस के पार्टनर ने इस बात पे आपत्ति जताई कि माननीय खड़गे जी को बनाया गया चेयरपर्सन? एक भी किसी ने कहा? ये तो यूनानिमस डिसीजन था, सबने इसका स्वागत किया, सबने नीतीश जी ने जताई। कल तक सांसद जी प्लीज 10 सेकेंड, कल तक आप ही चित्रा जी मुझसे सवाल पूछ रही थी कब बनेंगे चेयरमैन, आज बन गए चेयरमैन, आप पूछ रहे कि किसने बनाया, कैसे बनाया। अरे जब से इंडिया अलायंस बनाया, जो एनडीए वहां से एआईडीएमके चला गया, जो एक मेजर पार्टनर था, इंडिया अलायंस मजबूत हुआ है, फिर भी सवाल इंडिया अलायंस से पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना इंसाफी है। बाकी जनता होशियार है, वो जानती है क्या हो रहा है। किधर खड़े नजर आ रहे हैं नागर साहब? के खिलाफ क्यों बोले? क्या लगता है 543 को 545 क्यों कहा? अरे होती है गलती इसमें ये क्या, ये मुद्दा है किसकी वजह से अलायंस टूट गया, किसी ने सीट का गलत 2 सीट ज्यादा या कम बोला, इस पर अलायंस टूट गया। सनातन पे गलती करोगे, मंदिर पे गलती करोगे, लड़ोगे कैसे फिर? क्यों जाए तुम्हारे साथ फिर हम? माननीय सांसद जी, जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद जी जिस व्यक्ति ने सनातन को गाली दी, उनसे चाय पे चर्चा मन की बात हंस हंसते तो माननीय मोदी जी कर रहे थे उदयनिधि स्टालिन से बैठकर। तो आप प्रधानमंत्री जी को कह देते कि नहीं मिलते उदयनिधि स्टालिन को। कितने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले स्टेट के? माननीय प्रधानमंत्री जी के उदयनिधि स्टालिन से मिले, नहीं मिलते माननीय प्रधानमंत्री। उनसे मिलते, इन्विटेशन लेते, हंस हंसते पीआर जो हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हो रहा है। तो ये जो आप सिखा रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी सिखा दीजिए सर। हाँ हाँ, एक इस तरह का परसेप्शन ही भी है कि बहन जी डर गई क्या, जैसा कि अपनी शुरुआती रिमार्क में ही तहसीन की ओर से कहा गया है कि वो शहजाद जी, मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ एक बार नागर साहब से, मतलब क्या वजह रही? क्योंकि आप लोगों ने जब चुनाव अकेले लड़ा, आपका क्या हश्र हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। 2014 में 0 सीटें, 2017 के विधानसभा की 22 की विधानसभा में देखें तो सिर्फ 1 सीटें, 206 सीटें 2007 में जीतने वाले बीएसपी नागर साहब आज मौजूदा वक्त में 1 विधायक के साथ है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। आप लोग समझ रहे हैं अकेले चलने की क्या स्थिति बन जाती है? बीएसपी के लिए कितना बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। चित्रा जी यही बात कहनी है, केवल डरते हम ईडी से नहीं, सीबीआई से नहीं, इनकम टैक्स से नहीं डरते, कांग्रेस से। इन्होंने ही आय से अधिक संपत्ति के लगा के जेल में भेजने की कोशिश करी मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को। इन्होंने ही सारे विधायक तोड़ के ले गए, इनकी सरकारें बनवाते रहे हम। ये बदनाम भी करते हैं, डर रहे हैं। अरे डरते नहीं हैं हम। अगर डरते होते तो बीजेपी से समझौता कर लेते। लोगों के, देश के लोगों को, अकलियत समाज के लोगों को, मुसलमानों को या दलितों को ध्यान में रख के हम समझौता नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ मिल जाएगा, 1 भी सीट जीत जाएंगे यूपी में, पूरे देश में 50 सीटों का एकदम फर्क पड़ जाएगा। हम सिद्धांतों की खातिर वहीं खड़े हैं। सुनो नहीं गलत है, आपको क्या प्रूफ है? आप चित्रा जी आप कुछ भी कहते हैं, प्लीज ऐसी कोई हल्की बात मत कहें। आप भी देखिए, सवाल पूछ रही हूं, सवाल है नागर साहब, सवाल है, ये कंफ्यूज है जी। बताइए प्लीज, बताइए। हाँ बताइए, पूछिए क्या सवाल था कि क्या बीजेपी की ओर से कोई कोशिश की गई समझौते की? यही सवाल है मेरा। नहीं, हम इसका तो पता नहीं कि बीजेपी की तरफ से कोशिश करी गई कि नहीं करी गई, पर यह पक्की बात है हमारी तरफ से कोशिश नहीं करी गई है। इसीलिए अन्य 80 की 80 सीटें, पार्लियामेंट में स्पीच है मेरी, 80 की 80 सीटें बीजेपी की हो जाती है और 50 सीटें बीजेपी बाहर जीत जाती। मुसलमानों को ध्यान में करके और दलित समाज को ध्यान में करके, पिछड़ों को ध्यान में करके और अपने सिद्धांतों की खातिर आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन इनके क्या सिद्धांत है? अपनों कोई मारते हैं, अपनों कोई ठगते हैं, अपनों कोई डराते हैं, अपनों कोई बदनाम करते हैं, अपनों कोई एमएलए तोड़ते हैं, अपनों को डाका डाल के ले जाते हैं। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी के आरोपों पर, बोलिए। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं शहजाद जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो कि ये बहन
हाँ, सारे आरोप हम पे ही लगते हैं क्योंकि हम ही नंबर 1 पार्टी है, तो सभी को हम पे ही आरोप लगाना है। अब देखिए, एक एक करके जवाब देता हूँ। ये 2014 से ही शुरू हो चुका है इनका टेप रिकॉर्डर कि हम डराते हैं, हम धमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो भाई इतना डराते धमकाते तो एसपी बीएसपी का 2019 में गठबंधन कैसे हो गया भाई? 2019 में तो और भी कठिन चुनौती थी ना आपके हिसाब से चुनाव में, तो उस समय कैसे गठबंधन कर दिया? उसका कोई जवाब नहीं देंगे। तहसीन पूनावाला, ये बताइए, 6 एमएलए जो बसपा के आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में, उनको आपने शामिल करा दिया अपनी पार्टी में, क्या किया था उस समय पर? और आज जो 10 एमपी है उसमें से अब 9 एमपी बाकी है बसपा में, उसमें से 1 एमपी को निकाला गया है। वो आज एमपी कहां पर है? वो राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। अच्छा, आते दूसरी बात पर। देखिए, इन्होंने कहा खड़गे जी को हमने बना दिया, खड़गे जी भी तो उसी समाज से। मान्यवर खड़गे जी का नाम प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए प्रपोज किया था ममता दीदी ने, आपने, कांग्रेस ने उसको नकार दिया। बाकी सब तो छोड़ दो, कांग्रेस स्वीकारने को तैयार नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद जेडीयू के विधायक लगातार गोपाल मंडल कह रहे हैं ये खड़गे फड़गे कौन है, हु इज दिस खड़गे फड़गे। ऐसी तो शब्दावली कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, जिम्मेदार नेता ने खड़गे जी के विषय में इस्तेमाल नहीं की है। तो ये तो आपके मन में सम्मान है उनके प्रति। तीसरी बात, क्षण क्षण में कण कण में राम, अच्छी बात है तहसीन पूनावाला, कम से कम ये सोनिया जी को समझा दो, आपके तो रिश्ते भी है उनके साथ। भाई बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता रही है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को, तो उनको बताइए कि ये तो कण कण और क्षण क्षण का ये एकदम भारत के सिविलाइजेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा है। तो उनको बोलिए कि बीजेपी और आरएसएस की दृष्टि से ना देखे इसको। और आखिरी बात, देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अब शुरू हुई है राहुल छोड़ो यात्रा। ये मिलिंद जी ने छोड़ा, ममता जी ने छोड़ा, ये इसके बाद आप देख सकते हैं मायावती जी ने छोड़ा, उसके बाद लक्ष्मण सिंह और कार्ति चिदंबरम ने छोड़ा। ये एक एक करके छोड़ रहे हैं राहुल को, तो इसीलिए इसको कहिए राहुल छोड़ो यात्रा। ये अब शुरू हो चुकी है और 10-15 दिन और रुकिए, सब जगह से राहुल छोड़ो होने वाला है। सुनील जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार तहसीन से इसका जवाब ले लेते हैं। तहसीन जी, ये बात तो सच है ना, एक एक करके आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जिस तरह से छोड़ते हुए चले गए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने देखा, फिर अभी न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, तब तक आप लोगों को महाराष्ट्र से बड़ा झटका लग गया। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप लगा सकते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ये वो दुनिया भर का, लेकिन आपकी पार्टी के नेता आपकी ही पार्टी को छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, 100%। जैसे मिलिंद भाई गए तो उसके बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को मुंबई और महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है और पार्टी को इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मिलिंद जैसा अगर एक उन्हार नेता, मिलिंद जी जैसे एक उन्हार नेता, मैं उनको भाई की तरह मानता हूँ, अगर वे छोड़ के जाते हैं पार्टी को तो सोचना चाहिए पार्टी को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये कहना कि इसका जो असर है, प्रभाव है लोकसभा पे पूरी तरह से रिजल्ट बदलेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन भी है। हाँ, ऑफ कोर्स साउथ मुंबई सीट पे इसका इफेक्ट होगा, लेकिन वो एक आध कोई सीट है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम बन रहा है वो लोग जानते हैं कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जबकि इंडिया अलायंस अगर वो पेश कर सकते हैं देश के सामने एक विजन तो लोग उसको चुनेंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन वो विजन लोगों के सामने पेश करना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो विजन पेश करने का एक अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के पास, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या उस अपॉर्चुनिटी को लेने में वो कामयाब हो पाएगी? सुनील जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, अगर मायावती के साथ मिलकर अखिलेश यादव बीजेपी को 2019 में नहीं मात दे पाते हैं और आप लोग सिर्फ 15 सीटों पर सिमट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ और ज्यादा सीटें उसको मिल जाती है। मेरा ये सवाल है कि एक तरफ 6.5% वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, आप लोगों के पास 18.5 भी हैं, दोनों मिल भी जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 40 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। चुनौती आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नहीं है। अगर मायावती साथ में आती तो स्थिति थोड़ी बहुत मानी जा सकती थी कि एक कांटे की टक्कर वाली हो सकती थी, लेकिन अगर 2019 के रिजल्ट के आधार पर मैं ये सवाल पूछूं, फिर तो कमजोर क्या नजर नहीं आते हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, राजनीति में हमेशा फार्मूला एक जैसा नहीं होता है। आप 5 साल पुरानी बात कर रही हैं, इस 5 साल में किसानों की स्थिति क्या है, नौजवानों की स्थिति क्या है, महंगाई कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। क्योंकि अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम ही पे आरोप लगता है। आप पे आरोप लगने के कई कारण हैं। एक तो आप सरकार में हैं, विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करता है, और फिर देश के सपनों को कुचला है आपने। किसानों के सपने हो, बेरोजगार नौजवानों के सपने हो, या महिलाओं के सपने हो, या देश में खड़े सीमा पर खड़े जवानों के सपने हो, उन सपनों को तोड़ा है। झूठ आपने बोला है,
आप एक तरफ भगवान राम की बात करते हैं, मैं आपसे कहूंगा भगवान राम को और आप पढ़िए, और उनको पढ़ने के लिए आप तुलसी के राम के साथ साथ कबीर के राम पढ़िए, समरी के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, गांधी के राम पढ़िए, लोहिया के राम पढ़िए। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो जैसे ही समाजवाद का नाम आता है पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला जाती है। आप समाजवाद से क्यों बौखलाते हैं? समाजवाद भारतीय संविधान में लिखा हुआ वो शब्द है जिसके तहत संविधान और देश की परिकल्पना की गई है। और समाजवाद को अगर जानना है, अगर आप भगवान राम को जान लेंगे तो समाजवाद को जान लेंगे। भगवान राम का पूरा जीवन, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनका एक एक काम, वहीं से तो निकली है समाजवादी सोच। भाई समाजवादी सोच क्या है? हम आर्थिक बराबरी चाहते हैं, राजनीतिक बराबरी चाहते हैं, शैक्षिक बराबरी चाहते हैं, छुआछूत खत्म करना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और सबको बराबर का हक देना चाहते हैं। भगवान राम पूरे जीवन यही करते रहे। भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले, भगवान राम कभी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, भगवान राम कभी जुमला नहीं बोले, भगवान राम कभी कैमरा लेकर के नहीं घूमे, भगवान राम कभी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ नहीं बिठाए। अरे आप उनको पढ़िए। केवल भगवान राम का नाम लेके नैया पार होने वाली नहीं है, क्योंकि आप भगवान राम को तो मानते हो, भगवान राम की नहीं मानते हो। जीवन में भगवान राम की माननी पड़ेगी। बोले शहजाद जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे अलग अलग उन्होंने तो मैं कह रहा उसका चरित्र का वर्णन किया, कहा इन लोगों को पढ़िए तब आपको पता चलेंगे राम कौन है। चित्रा जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरी तो जानकारी और मेरा जो ज्ञान है प्रभु श्री राम के बारे में वो तो एक छोटी सी गिलहरी से भी कम है, परंतु मैं हिम्मत करके ये बोल सकता हूं कि प्रभु श्री राम वो व्यक्ति और वो आदर्श और वो भगवान है जिन्होंने हमेशा अपनी जनता को ऊपर रखना, अपने परिवार को नहीं। इसीलिए उन्होंने जनता के हित के सामने परिवार हित को भी त्यागा। और यहां पर क्या उदाहरण दिखाई देता है कि एक ही परिवार के 15 सदस्यों को सरकार और सत्ता की मलाई खिलाई जाती। ये प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है, ये भगवान श्री राम का आदर्श नहीं है। प्रभु श्री राम का आदर्श ये नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदहाली करके सैफई को चमकाया जाए, और जब वहां पर मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, जब अव्यवस्था थी पूरे राज्य में, जब गुंडा राज चरम पर था, तब आप सैफई में सलमान खान का डांस कराओ। ये नहीं था। प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है कि तो तुष्टीकरण की राजनीति में चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, इसको अंधकार में रखा जाए। यह प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है। परंतु मैं तो आपसे दूसरी चीज कहना चाहता हूं साजन भाई, आप तो मेरे बड़े भाई है, आपने जो ऐतिहासिक भूल और गलती प्रभु श्री राम के मंदिर में कर दी, कम से कम आज उसको मथुरा में मत दोहराइए। एक बार स्टैंड ले लीजिए कि हम मथुरा में भव्य मंदिर के लिए तैयार है और हम उसके साथ खड़े हैं। एक बार स्टैंड लेकर तो दिखाइए। शफीकुर रहमान बर्क उसका जो है विरोध करते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि आप तुष्टीकरण के भाईजानों के साथ खड़े हैं या आप प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए चित्रा जी, ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश का क्या हुआ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर था, और वो MY फैक्टर था एक जाति, एक धर्म के नाम पर। आज की MY फैक्टर है महिला और युवा। आज की MY फैक्टर है मोदी एंड योगी। और ये मोदी और योगी ने जिस प्रकार से देश का और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, इसलिए 14, 17, 19, 22 और 23 के लोकल पोल्स होते हैं। तो साजन जी, आप पुरानी बातें कितनी भी ले आते हैं, लोग आप पर एतबार नहीं करती। देखिए, मैं इसीलिए, देखिए चित्रा जी, मैं इसीलिए इनसे अनुरोध कर रहा था, ये भाई हमारे, कि आप पढ़िए ना कबीर के राम को, आप पढ़िए ना गांधी और लोहिया के राम को। आप आरएसएस और बीजेपी के राम को पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप ये बताइए, आप कह रहे थे परिवारवाद, आरएसएस और बीजेपी डेवलपमेंट। अरे मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मेट्रो कौन लाया? समाजवादी पार्टी लाई। IT हब किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। 19 लाख लैपटॉप किसने दिए? समाजवादी पार्टी ने दिए। तो आप बताइए ना, आपने क्या किया? अमूल। आप लखनऊ आइए, आप देखिए, रिवर फ्रंट देखिए और उसकी तुलना करिएगा गुजरात की रिवर फ्रंट से और लखनऊ की रिवर फ्रंट से। काम में आप माननीय अखिलेश जी को नहीं पा पाएंगे। आप केवल अपनी नाकामी, अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी, अपना जुमला भगवान राम के पीछे छिपाना चाहते हैं, आस्था के पीछे छिपाना चाहते हैं। तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और धर्म के आड़ पे राजनीति वही करते हैं जो कहीं ना कहीं अधर्म कर रहे होते हैं।
तो आप अपने आप को आईने में देखिए, जो अधर्म आप ठीक है, अब मैं आ गरीबों जाती के हूँ जरा साथ, मलूक नागर जी के पिछड़ों पास। और कार्यक्रम के दलितों के आखिरी साथ हिस्से कर में रहे हैं, वो एक अच्छी बात वाक्य। नहीं। ठीक है, ठीक है, चित्रा जी एक वाक्य। ठीक है, एक चित्रा वाक्य जी, में, एक एक लाइन में वाक्य, मात्र बोलिए एक जल्दी वाक्य। से, एक, जी। हाँ बोलिए एक लाइन में। नहीं सुनील जी, यदि इतनी सारी उपलब्धियां आपकी है तो जनता को ये सुनाइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्ञान क्यों आप सार्वजनिक करवाते हैं बार बार? रामचरितमानस से लेकर हिंदू धर्म पर कम से कम ये ज्ञान बांट दीजिए कि हज हाउस और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के अलावा हमने ये सब किया था, और बता देते हैं। आ जाइए बात कर लेते, किसने मेडिकल कॉलेज फ्लाईओवर ज्यादा बनाए, किसने ज्यादा बनाए मेट्रो, किसने ज्यादा व्यवस्थाएं की है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए ना, किसानों की शुगर मिल बंद करवाने का काम किसने किया, और शुगर केन किसानों की अभी जरा गठबंधन पर रहते हैं, अभी जरा गठबंधन पर रहते हैं, क्योंकि गठबंधन भविष्य की राजनीति को तय करने वाला है। गठबंधन पर ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई। तहसीन और मलूक नागर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नागर साहब, आपके पास आते हुए, अब माना जा रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, तो फायदा बीजेपी को होगा या लग रहा है इस बार कुछ कमाल कर जाएगी बीएसपी लोकसभा के चुनाव में? देखिए, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? राजस्थान में चुनाव हुए, फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? हमारे भी यूपी में एक आने के बाद भी राजस्थान में 2 जीत करके आए। बात तो ये है कि ये चिंता सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ये चिंता होनी चाहिए कि फायदा किसको होगा। अगर वो त्याग करने को तैयार है, हमेशा हमने त्याग करा, समाजवादी ने त्याग करा, दूसरी पार्टियों ने त्याग करा, तो आज कांग्रेस कुछ भी त्याग करने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं इज्जत देने को तैयार है? कि हमारे ही जिम्मेदारी बैठती है क्या हमेशा दबने की, झुकने की, त्याग करने की, इनको ताकत देने की, इनकी सरकार बनाने की, इनका मान बढ़ाने का, इनका सम्मान बढ़ाने का इनकी कुछ नहीं है क्या आज? तो ये क्यों नहीं आते? इन्हें क्यों नहीं दिक्कत है? ये इन्हें क्यों नहीं डर है? ये इनकी पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी के साथ नहीं मिले तो देश से बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता। इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी के साथ समझौता नहीं हुआ तो यूपी में 73 से 75 सीटें आएंगी। इनको डर क्यों नहीं लगता? ये क्यों नहीं इस बारे में सोचते? ये क्यों नहीं गंभीर है? अखिलेश जी नहीं चाहते थे ना, वो तो चाहते थे। तहसीन जी से मैं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, ठीक है? तहसीन पूनावाला जी, एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुझे मलूक नागर जी की बातों से ऐसा लगा कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस उनकी कहीं ज्यादा बड़ी दुश्मन है। वो 2004 से 14 का वाकया याद दिलाते हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस किस तरह से छोटे दलों को दबाने का काम करती है, वो उसका जिक्र बार बार करते हैं। तो फिर तो यूपी में बड़ी मुश्किल हो जाएगी राह। ऑफ कोर्स यूपी टफ है, बिल्कुल टफ है चित्रा जी। 50% से अधिक वोट कई सीटों में भाजपा को मिला तो एक टफ है, लेकिन क्योंकि 2019 में 50% से अधिक वोट मिला, इसका मतलब ये तो नहीं 2024 में भी मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं, अनलेस कोई ईवीएम का जुगाड़ हो, तो मुझे नहीं लगता। तो फिर चुनाव तो मुद्दों पर होगी। दूसरी बात, नागर जी ने कहा, माननीय सांसद ने कहा कि देखिए भाजपा चाहती थी कि गठबंधन हो बसपा से। अरे चाहती थी ने, हो गया है सर। आप अगर इंडिया अलायंस में गठबंधन नहीं कर रहे, उससे इनडायरेक्टली आप भाजपा का फायदा कर रहे। ये बात राजनीति में आप भी इतने भोले नहीं, मैं भी नहीं, और अब तक के दर्शक भी नहीं है। तो आप ये कहते हो हमने नहीं किया गठबंधन, नहीं साहब, आपने भाजपा के साथ गठबंधन कर दिया इंडिया अलायंस में ना आने से। ये गठबंधन हो चुका है साहब, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब देखती है और जानती है और ये समझती है। ये जनता है, ये सब जानती है। ठीक है, जनता है, ये सब जानती है, लेकिन भविष्य में जनता क्या फैसला लेगी ये जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। मोदी के नाम पर या फिर दूसरे दलों की ओर से जो दावा किया जा रहा है, उनके दावों पर किस पर पड़ेंगे वोट, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली की सत्ता पे कौन होगा काबिज, ये तय किया जाता है। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव इस बार रहने वाला है बेहद दिलचस्प। बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में जाएगी तो जल्द ही माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में होगी 80 सीटों के लिए। किसका ज्यादा दिखेगा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ प्रयागराज से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पर पारा गिरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन यूपी में राजनीति का पारा दिलचस्प तरीके से बढ़ा हुआ है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।